बुलेटिन का आगाज करेंगे नाजरीन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू और कश्मीर से। आर्टिकल 370 हटने से बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में बड़ी दहशतगर्दाना साजिश रची है। सिक्योरिटी एजेंसियों की पकड़ में आए लश्कर के 2 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की पोल खोली है। जी सलाम के पास पकड़े गए दोनों दहशतगर्दों की तस्वीर मौजूद है। पकड़े गए दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी हैं। खलील अहमद और नाजिम खोकर ने खुलासा किया, पाकिस्तानी सेना के 2 अफसरान ने कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के लिए कमान दी थी। सभी दहशतगर्दों को पीओके में लश्कर के कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। कश्मीर में हिफाजती दस्तों पर दहशतगर्दाना हमले के लिए पाकिस्तान ने लश्कर के 7 दहशतगर्दाना तंजीमों को कश्मीर भेजा, जिनमें से पकड़े गए दोनों दहशतगर्दों ने खुलासा किया है। तो 7 दहशतगर्दों के ग्रुप में 3 अफगानी मूल के दहशतगर्द भी शामिल हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पकड़े गए दोनों दहशतगर्दों की तस्वीर जी न्यूज के पास, जी मीडिया के पास मौजूद है। ये वही तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त अपने पकड़े गए दोनों दहशतगर्दों की ये तस्वीरें हैं जो जी मीडिया के पास मौजूद है। इनके एक बड़ी दहशतगर्दाना साजिश रचने के इरादे थे, लेकिन इनकी साजिशों पर पानी फेर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। हिफाजती दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को पकड़ लिया है। दोनों की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो कई इंकशाफ किए हैं पकड़े गए दोनों दहशतगर्दों ने। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हैं दोनों दहशतगर्द। 7 दहशतगर्दों के ग्रुप में 3 अफगानी मूल के दहशतगर्द भी शामिल है। बड़ी साजिश रचना चाहते थे ये दहशतगर्द। वादी में खलील अहमद और नाजिम खोकर नाम के दहशतगर्द हैं, जिन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना के 2 अफसरान ने कश्मीर में हिफाजती दस्तों पर इन्हें हमले की कमान दी थी। तो कई और इंकशाफ भी किए गए हैं इन दहशतगर्दों के जरिए। इन्होंने बताया कि पीओके में लश्कर के कैंप में इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी और कश्मीर में हिफाजती दस्तों पर दहशतगर्दाना हमले के लिए पाकिस्तान ने लश्कर के 7 ग्रुप्स के 7 तंजीमों के दहशतगर्दों को कश्मीर भेजा था, जिनमें से पकड़े गए दोनों दहशतगर्दों ने खुलासा किया है। दोनों की तस्वीर जी मीडिया के पास मौजूद है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। पाकिस्तान का लड़ाकू तैयारा F-16 मार गिराने वाले इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने आज उड़ान भरी। मगर इस बार खास बात यह रही कि अभिनंदन वर्धमान ने फजाइया के सरबराह BS धनोआ के साथ उड़ान भरी। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने फरवरी में पाकिस्तान की हिरासत से छूटने के बाद पहली बार MiG-21 लड़ाकू तैयारा उड़ाया। वीर चक्र से नवाजे गए अभिनंदन के साथ फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी प्लेन में थे। पठानकोट से टेक ऑफ के बाद दोनों ने MiG-21 में 30 मिनट की सवारी की। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी MiG-21 के पायलट हैं। उन्होंने कारगिल की लड़ाई के वक्त 17th स्क्वाड्रन की कमान संभाली थी। लड़ाकू तैयारे MiG-21 में उड़ान भरने के बाद एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने 6 महीने बाद स्क्वाड्रन में अभिनंदन की वापसी पर खुशी जाहिर की। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल धनोआ ने कहा कि अभिनंदन और उनमें कई चीजें एक जैसी हैं। उन्होंने बताया जैसे अभिनंदन ने बालाकोट में लड़ाई लड़ी, वैसे ही मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी और उन्हें भी कुछ दिनों तक स्क्वाड्रन से दूर रहना पड़ा था। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि वो अभिनंदन के वालिद के साथ भी उड़ान भर चुके हैं। बता दें कि 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में दहशतगर्दों पर एयर स्ट्राइक की थी। हिंदुस्तान के हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। इस जवाबी कार्रवाई में अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 तैयारे को MiG-21 बाइसन तैयारे से मार गिराया था। हालांकि इस दौरान
उनका तैयारा भी हादसे का शिकार हो गया था और इजेक्ट करने के बाद पीओके में लैंड हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी ने अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था। अभिनंदन के हिंदुस्तान लौटने के बाद उनके दोबारा प्लेन उड़ाने पर सस्पेंस बन गया था। हालांकि तब एयरफोर्स चीफ धनोआ ने साफ किया था कि मेडिकल फिटनेस के बाद अभिनंदन दोबारा विमान उड़ाएंगे। पिछले महीने IAF बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने अभिनंदन वर्धमान को दोबारा उड़ान भरने की मंजूरी दे दी थी। इस मंजूरी से पहले उनकी मेडिकल जांच की गई थी और वो इस जांच में पूरी तरह से पास हो गए और दुनिया ने एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स के इस जाबाज की बहादुरी देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई। हिंदुस्तान ने सजा को 8 मई 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया। 2 साल के मुकदमे के बाद ICJ ने 17 जुलाई 2019 को हिंदुस्तान के फेवर में फैसला दिया। ICJ के 16 में से 15 जजों ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक को बरकरार रखा। ICJ ने कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव केस में वियना मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। ICJ ने पाकिस्तान को जाधव की सजा की नजरेसानी करने और कॉन्सुलर एक्सेस देने का आदेश दिया। तो तफसील से आपको बता रहे हैं आखिर कुलभूषण जाधव का पूरा मामला है क्या। नेवी के कमांडर थे कुलभूषण जाधव, जिन्हें 2016 में पाकिस्तान ने ईरान से गिरफ्तार किया। उन्हें जासूस बताया गया। उसके बाद पाकिस्तान की फौजी अदालत में कुलभूषण जाधव पर मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद हिंदुस्तान ने अपने शहरी जाधव की अपील, उनको जो फांसी की सजा दी गई थी उसके खिलाफ अपील इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में की और ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को रद्द किया और पाकिस्तान से कहा कि वो रिव्यू करे अपने फैसले को। ICJ के 15 में से 14 जजेस ने कुलभूषण जाधव के हक में फैसला सुनाया। अब पाकिस्तान ने स्पेशल काउंसलर एक्सेस दिया है कुलभूषण जाधव को। ICJ ने पाकिस्तान को जाधव की सजा की समीक्षा करने, नजरेसानी करने और काउंसलर एक्सेस देने का हुक्म दिया है। तो कुलभूषण जाधव की डिटेल्स हमने आपको बताई, पूरा मामला क्या है ये भी बताया और किस बात को लेकर कुलभूषण जाधव पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इख्तिलाफ है, ये हमने आपको तमाम चीजें बताई। अब मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। दरअसल कुलभूषण जाधव साबिक नेवी कमांडर थे। 2016 में पाकिस्तान ने इन्हें ईरान से अगवा किया था। उसके बाद पाकिस्तान की फौजी अदालत में कुलभूषण जाधव पर मुकदमा चला। उन्हें जासूस बताया गया और उनके खिलाफ फांसी की सजा सुना दी गई। इसके बाद हिंदुस्तान ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया। 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 16 में से 15 जजेस ने हिंदुस्तान के हक में फैसला सुनाया और कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को रद्द कर दिया और पाकिस्तान से कहा कि वो अपने इस फैसले पर रिव्यू करे। तो बड़ा मामला है ये। कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लंबे वक्त से ठनी हुई थी और पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले में भी कई ऐसी चीजों का मुजाहरा किया जो पाकिस्तान को एक गलत मुल्क साबित करते हैं। अब ICJ में ये मामला है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 16 में से 15 जजेस ने कुलभूषण जाधव के फांसी की सजा को गलत माना था, फांसी की सजा पर रोक लगाई थी और पाकिस्तान से कहा था कि वो अपने इस फैसले पर रिव्यू करे। तो कदम ब कदम हम आपको तफसील से बता रहे हैं कि कुलभूषण जाधव का मामला आखिर है क्या। – 2016 में कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं कुलभूषण जाधव। उन्हें पाकिस्तान ने 2016 में ईरान से अगवा किया। कुलभूषण पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों और जासूसी के इल्जाम लगे। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की फौजी अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई। हिंदुस्तान ने सजा को 8 मई 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया।
2 साल के मुकदमे के बाद आईसीजे ने 17 जुलाई 2019 को हिंदुस्तान के हक में फैसला सुना दिया और कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। आईसीजे के 16 में से 15 जजों ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक को बरकरार रखा। आईसीजे ने कहा, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में वियना मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की सजा को रिव्यू करने और कॉन्सुलर एक्सेस देने का हुक्म दिया। क्रिकेट में इमरान खान कपिल देव के विकेट्स का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे। पहले ही करियर रुक गया, लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती में इमरान खान उस रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद ही कोई तोड़ पाए। और जब से उन्होंने कश्मीर की रट पकड़ी है, बेइज्जती की रफ्तार और बढ़ गई है। देखिए कश्मीर पर पीएम मोदी की बैटिंग के आगे इमरान की गेंदें कैसे बुरी तरह पिट रही हैं। कश्मीर मुद्दे पर हर तरह की चाल चलने के बावजूद सियासत से फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी तक पाकिस्तान पिट रहा है, सिर्फ और सिर्फ पिट रहा है। पहला कार्ड न्यूक्लियर वॉर, दूसरा कार्ड मुस्लिम मुल्क, तीसरा कार्ड मोदी हिटलर, चौथा कार्ड आरएसएस की नाजी नजरियात, पांचवा कार्ड ट्रंप, छठा कार्ड यूएन, सातवां कार्ड चीन, आठवां कार्ड एनआरसी, नौवां कार्ड सोशल मीडिया, 10वां कार्ड प्रोपेगेंडा। सबसे पहले आपको इमरान के न्यूक्लियर वार वाले कार्ड की बात बताते हैं। इमरान आजकल हर जगह हिंदुस्तान को जंग की धमकी दे रहे हैं। इमरान को मालूम हो गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा एक्शन ले सकता है, इसीलिए डर कर न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की गिदड़ भभकी को हिंदुस्तान ने कोई भाव नहीं दिया। इमरान का ये कार्ड फेल हो गया। इमरान ने मुस्लिम मुल्कों वाला दूसरा कार्ड चला। मुस्लिम मुल्कों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। यूएई ने पीएम मोदी को जायद एजाज देकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बहरीन में मोदी को एजाज मिला। पाकिस्तान का ये कार्ड भी नाकाम हो गया। इमरान ने मोदी को मुस्लिमों के खिलाफ हिटलर बताया। आरएसएस के नजरियात को नाजी नजरियात से जोड़ा। इमरान के इन दो कार्ड की भी भारत ने हवा निकाल दी। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के मसले पर हिंदू मुस्लिम एकता से पाकिस्तान को जवाब मिला। वादी के लोग अपने वतन हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान की भड़काऊ चाल नाकाम हो गई। इमरान 370 हटाए जाने से पहले अमेरिका गए, ट्रंप से मिले, सालिसी का भरोसा मिला। इमरान गदगद, सोचा ये कार्ड जरूर काम करेगा, लेकिन इस कार्ड की भी पीएम मोदी ने हवा निकाल दी। 26 अगस्त को फ्रांस में ट्रंप से मिले। ट्रंप को साफ साफ कह दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच मसला मुश्तरका है, तीसरे मुल्क को दखल देने की जरूरत नहीं। इससे पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा भागे भागे चीन गए। चीन कार्ड चला, सोचा चीन दोस्त है, पाकिस्तान साथ देगा, लेकिन चीन ने उल्टे पाकिस्तान को समझा दिया, कह दिया कि भारत के साथ तनाज़ा ना बढ़ाए पाकिस्तान तो बिल्कुल ही फेल रहा है इंटरनेशनल को, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पर वो मीडिया को थोड़ी देखते हैं। उनके जो अपने एम्बेसडर्स, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके सोर्सेज है जो उनको बताते हैं कि असलियत क्या है। आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मसले को यूएन ले गया था, सोचा था ये कार्ड तो काम आएगा, लेकिन मोदी की डिप्लोमेसी यहाँ भी पाकिस्तान पर भारी पड़ी। चीन को छोड़कर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने हिंदुस्तान का साथ दिया। और सरहद पर कशीदगी के बीच इंडियन एयरफोर्स मंगल को पठानकोट एयरबेस पर 8 अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती करेगी। AH-64 अपाचे दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इसे अमेरिकी आर्मी भी इस्तेमाल करती है। इमरान साहब
हिंदुस्तान से आपका इस तरह से डरना बहुत वाजिब है, क्योंकि सिर्फ आज की रात का इंतजार और कल की सुबह के बाद पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर पठानकोट में हिंदुस्तान तैनात कर रहा है दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे। अपाचे AH-64E कल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। 4 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन को एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 4 अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन पठानकोट में तैनात होगी। दूसरी स्क्वाड्रन असम के जोरहाट में तैनात होगी। हिंदुस्तान ने अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। 8 अपाचे हिंदुस्तानी एयरफोर्स को मिल चुके हैं। बाकी के 14 अपाचे हेलीकॉप्टर 2022 तक हिंदुस्तानी एयरफोर्स में शामिल कर लिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती के लिए पठानकोट एयरबेस को क्यों चुना गया। तो आपको बता दें, जनवरी 2016 में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हमले के बाद पठानकोट एयरबेस सुर्खियों में आया था। 1971 और 1965 की जंग में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सबसे पहले पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया था। 1971 की लड़ाई में पठानकोट समेत एयरफोर्स स्टेशन अहाते पर कुल 53 बार हमला हुआ था। पठानकोट एयरबेस से पाकिस्तान और चीन की सरहदों तक निगरानी की जा सकती है। पाकिस्तान के इतने नजदीक होने और आगे की हिकमत अमली के तहत ही अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पठानकोट में तैनात करने का फैसला किया गया है। अगर हम इसे पाकिस्तान में, जैसे हम बिल्कुल साफ ये एक संदेश पाकिस्तान को दे रहे हैं बाय ये अनाउंस करके कि हम इसको पठानकोट में रख रहे हैं, तो पाकिस्तान ने इसका नोट किया होगा, इस बात को नोट किया होगा और वो इससे डरेगा। फिलहाल इस तरह के अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अमेरिका, इस्राइल, मिस्र और नीदरलैंड की आर्मी करती है और अब हिंदुस्तान अपाचे का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का 5वां मुल्क होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नाज़रीन, कुलभूषण जाधव मामले की तमाम तफसीलात हमने आपको बताई। अब इस कहानी से जुड़े हुए तमाम अहम अपडेट आपको बताते हैं। कुलभूषण मामले पर इस वक्त के 10 अहम अपडेट है हमारे पास जो आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलभूषण जाधव रिटायर्ड नेवी कमांडर थे। 2016 में पाकिस्तान ने उन्हें ईरान से अगवा किया था। उसके बाद कुलभूषण जाधव पर बलूचिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज और जासूसी के इल्जाम लगाकर पाकिस्तान की फौजी अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया और पाकिस्तान ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद हिंदुस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया और 2017 में ICJ ने कुलभूषण जाधव के फांसी की सजा पर रोक लगा दी और पाकिस्तान से कहा कि वो अपने इस फैसले पर रिव्यू करे। ICJ के 16 में से 15 जजेस ने कुलभूषण जाधव और हिंदुस्तान के हक में फैसला दे दिया गया। तो बड़ा अपडेट ये है कि कुलभूषण मामले में भारत के सामने पाकिस्तान का एक तरीके से सरेंडर हुआ है। पाकिस्तान ने कुलभूषण को बगैर शर्त के कॉन्सुलर एक्सेस दे दी है। आज कुलभूषण जाधव को 2 घंटे के लिए कॉन्सुलर एक्सेस दी गई। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर ने कुलभूषण से मुलाकात की। इस्लामाबाद में एक गुमनाम जगह पर डिप्टी हाई कमिश्नर से उनकी मुलाकात कराई गई। जी मीडिया के नुमाइंदे रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं इस बेहद अहम और संजीदा खबर पर। रवि त्रिपाठी, एक तरीके से पाकिस्तान ने सरेंडर किया है हिंदुस्तान के सामने कुलभूषण जाधव मामले में। अहम अपडेट्स आपसे हमारे नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं भारत की बड़ी जीत है, क्योंकि पिछले 3 साल से भारत ये मांग कर रहा था कि भारत को काउंसलर एक्सेस मिले, क्योंकि जो वियना संधि है उसके तहत किसी भी जो कैदी होते हैं उनको उनके साथ दूसरे देश के को अधिकार है कि उनसे जाकर बात करें, वो समझे, क्योंकि केस लड़ना है उनको अपनी बात रखनी होती है। लेकिन पाकिस्तान ने ये अधिकार भारत को नहीं दिया। फिर भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कहने पर आज कहीं ना कहीं भारत को एक्सेस दिया है पाकिस्तान ने। और उसमें भी ये खबर निकल के आई है जो विदेश मंत्रालय की तरफ से रिलीज आया है। हालांकि कंप्रिहेंसिव रिलीज और रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले जो निकल के आ रहा है कि
कहीं ना कहीं कुलभूषण जाधव काफी दबाव में है, काफी प्रेशर पर हैं। और प्रेशर ये है पाकिस्तान की तरफ से कि जो झूठा केस पाकिस्तान की तरफ से उनको बनाया गया है उसको वो कबूल लें। तो इस दबाव ये बात निकल के सामने आई है। और साथ साथ ये भी निकल के आया है कि मंत्रालय ने कहा है कि चूंकि ये चीज ये जो आज की बातचीत थी, जो एक्सेस था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कहने पर, उनके आदेश पे था, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने मुलाकात की है, अपनी बातचीत की है। तीसरी चीज ये हुई है कि जो भी बातचीत हुई है इसके बारे में कुलभूषण जाधव के परिवार को विदेश मंत्री ने फोन करके उनकी मां को उनके बारे में बताया, उनके हालचाल के बारे में बताया है, उनका क्या स्टेटस उसके बारे में बताया है। और चौथी, भारत ने अपना कमिटमेंट दोहराया है, अपने रिलीज में विदेश मंत्रालय ने कमिटमेंट दोहराया है कि उनको न्याय दिलाने के लिए और उनको सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए भारत कानूनी लड़ाई लड़ता रहेगा और उनको सुरक्षित वापस लाने तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारत का कमिटमेंट जो है उनको सुरक्षित वापस लाने का उसको दिखाया गया। और साथ साथ जो उनका स्टेटस है, जो एक्चुअल स्टेटस है, और उनसे कुछ जो बातचीत हुई होगी उसकी एक रिपोर्ट बनेगी। और रिपोर्ट जब सामने पूरी आएगी तब पता चलेगा कि क्या क्या बातें उन्होंने बताई, और उसी को आधार बनाकर फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में उनको एक न्याय मिले, और हो सकता है कि आप कुलभूषण जाधव को भारत जिस तरह से चाहता है कि उनको उनके परिवार को ले आकर दे, उनको भारत वापसी हो, उस केस में आपको सफलता मिले। जी रवि त्रिपाठी, पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस के लिए कोई शर्त नहीं लगी, बगैर किसी शर्त के 2 घंटे के लिए कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया। बड़ी बात है, हम समझ सकते हैं किस कदर दबाव रहा होगा पाकिस्तान पर। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का जिस तरह से स्वभाव रहा है, पाकिस्तान डिच करता है, झूठ बोलता है, गलतियां करता है, तो लेकिन जिस तरह से पूरे दुनिया में वो एक्सपोज हो चुका है हर मामले में, तो इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दबाव में अगर वो बातें कर रहा था और यहाँ भी कुछ गलतियां करता, क्योंकि आज भी गलतियां की गई है। आज पहले लोकेशन कहीं और बताया गया, पहले विदेश मंत्रालय का वहां लोकेशन दिया गया जहां मिलने का था, फिर वहां से लोकेशन चेंज किया गया है, 1 घंटा लेट किया गया है मीटिंग। तो तमाम, देखिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, लेकिन उस पर इतना इंटरनेशनल प्रेशर है और भारत ने जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी है, तो उसके प्रेशर में पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक बात और मन में लोगों को शंका आ रही थी कि क्या पाकिस्तान का कोई अधिकारी भी उनके साथ उस समय रहेगा मौजूद। तो ये सारी चीजें डर के नहीं कर पाए, क्योंकि वियना संधि के तहत आपको फ्री एंड फेयर एक्सेस देना होता है, उसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहता है। जी कई सारे मामले में भारत की एक बड़ी सफलता है। और आने वाले समय में जो कानूनी लड़ाई आपको लड़नी है जिस तरह से उनको वापस लाने के लिए, तो उस लड़ाई में एक बड़ा, एक तरह से कहा जाए, माइलस्टोन साबित होगा आज का मुलाकात और आज का जो काउंसलर एक्सेस था। शुक्रिया आपका रवि त्रिपाठी, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पत्थरबाजी की वारदात हुई है, जिसमें एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया, उसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये वाकया कल शाम का है। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी करने वाले लोग सेब के एक बगीचे में छिपे थे। जख्मी शख्स उस वक्त अपने घर लौट रहा था। इससे पहले 26 अगस्त को अनंतनाग में भी पत्थरबाजी हुई, इसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी। वहीं पुंछ जिले में कंट्रोल लाइन पर एक दिन की खामोशी के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी फौज ने कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए पुंछ जिले के शाहपुर, किरनी, कस्बा और मंधार में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की, जिससे पूरे इलाके में डर और खौफ का माहौल बन गया। जो लोग खेतों में काम कर रहे थे या तो जानवरों को चरा रहे थे, उन्हें भागकर महफूज मकामात पर छिपकर जान बचानी पड़ी। इलाके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज 12 बजे से इलाके में मोर्टार से भरी गोलाबारी कर रही है। पाकिस्तानी फौज की इस नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी फौज की उन चौकियों पर मोर्टार बरसाए, जिनसे पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तानी इलाकों में गोलाबारी कर रही थी। एक दिन की खामोशी के बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से आज 12 बजे के करीब जो सीमावर्ती इलाका शाहपुर, किरनी में जबरदस्त गोलाबारी कर रहा है। हम आपको बता दें, जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हो, ये पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। हाँ, अभी भी आप सामने वाले पहाड़ पे देखिए, एक जो मोटार अभी आके जो मंदार एरिया में ये गिरा है, ये मंदार अपना एरिया है। मंदार के साथ शाहपुर, किरनी, कस्बा और इन कइयाँ, इन सभी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। 12 बजे का वक्त था जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हुई। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से किसानों ने अपनी वहां से जान बचाई। जो किसान भागकर किसी तरह अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। अभी भी जो गोलाबारी जारी है, देख लो किसी तरह पाकिस्तान के मोटार जो गांव के बीच में आकर पड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के एक किसान हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम करामत सिंशाह है। हाँ करामत जी, बताइए। हम इधर थोड़ा पीछे रहते हैं। आज 12 बजे के बाद पाकिस्तान ने गोलाबारी, मोटा गोले दागने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सब स्कूलों में उरा पर बहुत परेशानी हुई।
तो लिहाजा आज भी गोले इस टाइम बहुत जबरदस्त चल रहे हैं। आप उस वक्त खेतों में काम कर रहे थे तो किससे? बिल्कुल, हम अपने माल मवेशी के साथ थे और गोला चलना, बाकी बच्चे भी बहुत डर रहे हैं। आज बहुत भयानक गोलाबारी जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। तो गाँव में गोलाबारी हो रही है? गाँव में गोलाबारी हो रही है, किसी चीज़ को कोई काम नहीं हो रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि हम खेतों में काम कर रहे थे जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हुई और इतनी जबरदस्त गोलाबारी थी कि मुश्किल से अपनी जान बचाई है। इनको ये नहीं पता इनके मवेशी कहां पे हैं, ये किसी तरह अपनी जान बचा सके। एलओसी गांव किरनी से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एलओसी के पास लगातार गोलीबारी की वजह से आसपास के गांव के लोग अपने घरों में ही बंद होकर रह गए, जिसके सबब गुलजार रहने वाले गांव दिगवार की गलियां और चौक अंधेरा होने के साथ ही सुनसान होने लगे हैं। पाकिस्तानी फौज की तरफ से लगातार अंधाधुंध गोलियों की बौछार की जा रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान की बुखलाहट साफ देखी जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से आए दिन सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त गोलाबारी की जा रही है। और हम आपको बता दें कि गोलाबारी कारण लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया और लोग शाम होते ही अपने खाना बनाकर अपने कमरों में चले जाते हैं। इस वक्त हम हैं दिगवार में और इस वक्त हम दिगवार के मोहम्मद अफसल जी के घर पर हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। हाँ सर, ये बताएं कि जो लगातार गोलाबारी हो रही है किस तरीके का डर रहता है? जनाब, आजकल खौफ बहुत ज़बरदस्त रहता है हम लोगों को, क्योंकि शाम को जब शाम पड़ती है अंधाधुंध फायरिंग होना शुरू हो जाती है हर दो तरफ से, तो हमें माल मवेशी को भी समेट के अंदर करना पड़ता है। बाकी बच्चे जो हैं बच्चों को भी अंदर ले जाना पड़ता है, खाना बनाने वगैरह जो है सब बना के अंदर चले जाते हैं। गर्मी का मौसम है, बाहर हवा में तो 4 मिनट आदमी रहे या कुछ है तो हम उस खौफ की वजह से मकान की छत पर नहीं जाते, बाहर नहीं जा सकते बहुत दूर तक। तो हमारे साथ हैं, हाँ आपका नाम? मेरा नाम नूरजान है। हमें आजकल बहुत डर रहता है क्योंकि फायरिंग रात को बहुत होती है। हमें खाना जल्दी ही बनाना पड़ता है। हमारी किचन बाहर ओपन में, तो जल्दी खाना बना के अंदर कमरे में ही आ जाते हैं क्योंकि डर रहता है कि बच्चे भी बाहर घूमते रहते हैं शाम को, तो फायरिंग इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गोलियां सीधी मकान के अंदर है, गाँव में बहुत ज़्यादा आती है नीचे। देखा आपने किस तरह लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान की बुखलाहट जो साफ देखी जा रही है और लगातार इन इलाकों में गोलाबारी की जा रही है और भारतीय सेना भी उसी तरह पाकिस्तान को जवाब दे रही है। एलओसी गांव दिगवार से रमेश वाली, जी मीडिया। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद JNK में लगी पाबंदियों पर वजीर खारजा S जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि वादी में दहशतगर्दों और उनके आकाओं के बीच राब्ता खत्म करना जरूरी था। टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी पर बैन लगाए बगैर दहशतगर्दों का राब्ता रोकना मुश्किल था। यही वजह है कि वादी में पाबंदियां नाफिज करनी पड़ी। वहीं पाकिस्तान से बातचीत पर वजीर खारजा ने साफ किया कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी नहीं रोकता बातचीत नहीं होगी। और आर्टिकल 370 के खात्मे के 29 दिनों के बाद जिला शोपियां में लैंडलाइन सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। ताहम लोगों का कहना है कि कुछ लोग एक कॉल के लिए बहुत ज्यादा चार्ज वसूल रहे हैं। लोगों ने शोपियां में मजीद पब्लिक बूथ कायम करने का मुतालबा किया है। शोपियां के तमाम इलाकों में माहौल साजगार नजर आ रहे हैं। जब से टेलीकॉम बंद हुआ है लोगों को भीड़ में लगाते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, थानों में क्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या, हमें फोन नहीं होते। अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ टेलीकॉम लगाएगा 2 काउंटर लगा दिया जा। इतनी सारी लेडीजें हैं, जेंट्स हैं, इनको क्या हाल होगा जो घर से आए हैं सुबह से निकलने के बाद में ये टाइम हो चुका है। मैंने ये सुना है लैंडलाइनर्स जो फोन करवाते हैं उसमें डबल चार्ज करवाते हैं। अगर किसी को 10 रुपए पड़ते हैं तो वो 100 रुपए लेते हैं उनसे लैंडलाइन से। ये आए कुछ कहीं पे लिफ्ट मांगा किसी से और यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे ये हाल होता है हमारा। सुबह 10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं पर अभी भी हमारी बात नहीं हो रही। मुझे एक्चुअली बाहर एक तो अपना रिजल्ट चेक करवाना है और बाहर मेरे दोस्त हैं उनसे बात करनी है। रियासत में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदियों और बंदिशों में हालात के मुताबिक धीरे धीरे ढील दी जा रही है ताकि वादी में हालात पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता 28 अगस्त को डोडा, भद्रवाह और चिनाब वैली समेत पूरे चिनाब वैली में मोबाइल सर्विसेज बहाल कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके के लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। रामबन के बनिहाल, गुल और बटोट इलाके में सिर्फ BSNL ने अपनी खिदमत बहाल की, दीगर मोबाइल सर्विसेज बंद हैं। हमारे नुमाइंदे ने किश्तवाड़ जिले के हसास इलाकों का दौरा किया जहां दुकानदार, तलबा और आम लोग
मोबाइल कॉलिंग सर्विसेज बहाल होने पर मुतमईन और खुश नजर आए। जी मीडिया से बात करते हुए लोगों ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया। साथ ही लोगों ने इंटरनेट खदमात भी बहाल करने की मांग की। प्रॉब्लम हो रही है, हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि वो इसको फौरी जल्द से जल्द इसको रिस्टोर करे। यहाँ के हालात जो थे बहुत पुरअमन थे और आइंदा भी हमें पूरा भरोसा है पुरअमन ही रहेंगे। इस दिन के बाद जो है मोबाइल सर्विस चालू की गई है क्योंकि हमारा एरिया जो है किश्तवाड़ पुरअमन इलाका है, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है आपस में कायम दायम है क्योंकि यहाँ पर जो लोगों को प्रॉब्लम हुई में इंटरनेट की सर्विस जो है चल नहीं रही है, मोबाइल 25 दिन के बाद चल पड़े। जैसा कि आप जानते हैं पूरी रियासत के अंदर कैसे हालात बने हुए हैं। अगर मैं खासकर ज़िला किश्तवाड़ की बात करूं, यहाँ पर जो है 20-22 दिनों के बाद जो है मोबाइल कॉलिंग जो छोड़ दी है, इंटरनेट जो है अभी बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते खासकर मैं यूथ की बात करूं बहुत परेशानी है। फॉर्म भरने हैं, बिजनेस के रिलेटेड जो आइडियाज़ वगैरह भरने होते हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। निचली सतह पर अवामी नुमाइंदों तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए डोडा जिले के पुलिस थाना डेसा में पुलिस की जानिब से एक अवामी इजलास का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग की सदारत एसीपी डोडा रविंद्रपाल ने की। इसके अलावा एसएचओ डेसा, महकमे के दूसरे अफसरान और मुख्तलिफ गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन की एक बड़ी तादाद ने भी इस मीटिंग में शिरकत की और अवामी मसले के मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली। इस मौके पर खिताब करते हुए एसपी रविंद्रपाल सिंह ने अवामी नुमाइंदों को उनके जरिए नुमाया मसलों के इजाले के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई और इलाके में पुरअमन और जराइम से पाक माहौल पैदा करने के लिए पुलिस से अच्छे ताल्लुकात आमा को बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान एसपी रविंद्रपाल सिंह ने अमन व अमान पर बरकरार रखने, जराइम पर काबू पाने और इलाके में अमन को यकीनी बनाने के लिए मकामी लोगों खुसूसन नौजवानों से ताउन की अपील की। आज हमने देसा गही इलाके में हम आए हैं। आज एक हम लोगों ने पीसीपीजी मीटिंग रखी है, पब्लिक दरबार रखा है। लोगों से एक मिलने का एक मीडियम रहता है हमारा और वक्तन फ़क्तन हम लोग ये पीसीपीजी मीटिंग्स करते हैं यहाँ पे, ताकि इस इलाके में कोई प्रॉब्लम जो है यहाँ पे इनकी सुनवाई हो और लोग भी खुले दिल से अपनी प्रॉब्लम्स को कन्वे करते हैं और जो हमारे लिमिट तक होती हैं उनका अजाला करते हैं और जो हमारे लिमिट से बाहर होती हैं वो बालातर ऑफिसर्स के पास पेश की जाती हैं और वहाँ पर भी इनका अजाला होता है। जम्मू कश्मीर गवर्नर के सलाहकार के स्कंदन ने आज रामबन का दौरा किया और वहां हो रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान कॉन्फ्रेंस हॉल रामबन में सिविल सोसाइटी और सियासी लीडरान के साथ आम लोगों से भी मुलाकात की गई, हालात का जायजा लिया। इस दौरान गवर्नर के मुशीर ने महकमा जंगलात, आरडीडी, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी, पीएचई समेत महकमा सयाहत, महकमा एजुकेशन, खेल और महकमा सेहत के तहत हो रहे कामों पर बात की। गवर्नर के सलाहकार ने रेलवे और कौमी शाहराहों और दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी बात की और मुतालिका महकमों के अफसरान को जरूरी हिदायत दी। is extremely normal. There is only one small issue of opening up of telephones because the BSNL lines are not working here. We will take this up. डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 2-4 इम्पोर्टेंट स्कीमें चल रही हैं, कुछ स्कीमें यहाँ पर नहीं आने की ज़रूरत है। उस कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ली गई आज से कोई 2-3 महीने पहले, लेकिन उस कमेटी को और रिकमेंड ये करना है कि क्या अलाइनमेंट के अंदर में कोई चेंजेस की आवश्यकता है, सम टनल्स और सम ब्रिजेस, सो दैट दिस रोड कैन बी कंप्लीटेड। और महकमा फूड एंड सप्लाई की जानिब से खाना बदोशों और आम लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है, लेकिन कुछ खाना बदोशों का कहना है कि उनको अगस्त और सितंबर महीने के राशन का इंतजाम नहीं किया गया। इस मामले का नोटिस लेते हुए फूड एंड सप्लाई के डायरेक्टर ने कहा कि यह मसला ज़ेर गौर है और इसे जल्द हल कर लिया जाएगा। उन्होंने मौजूदा दौरानिये के बारे में बात करते हुए कहा कि मुहर्रम के महीने में राशन की फराहमी मुतासिर नहीं हुई है, ताहम राशन के एडवांस कोटा पहले ही जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर ने लोगों से अपील की कि वो फूड स्टाफ का ताउन करें ताकि राशन आज़ादाना तौर पर तकसीम किया जा सके। बढ़ते आगे, सेब का सीजन और सप्लाई गुज़िश्ता साल के मुकाबले दोगुना हुआ है, जिसका इंकशाफ हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने जी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए किया। उन्होंने कहा कि मरकज से एक लेवल टीम यहां पहुंच रही है और मजीद फराहमी के लिए मजीद पॉलिसी ज़ेरे गौर है। नेहरू पार्क श्रीनगर में फिश एक्वेरियम साल 2019 में सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। अगरचे रियासत के मौजूदा हालात में फिश एक्वेरियम सयाहों का मुंतज़िर है। महकमा फिशरीज को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करेगी। इस फिश एक्वेरियम में साल 1820 से 20 किस्म की मछलियां हैं।
आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के मनासिर। बढ़ेंगे आगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत कामों पर अमल दरामद के मंसूबे को हातमी शक्ल देने के लिए सभी जिलाई और सेक्टरल अफसरान के साथ एक इजलास की सदारत करने पहुंचे। इजलास के दौरान बैक टू विलेज प्रोग्राम को हातमी शक्ल देने के सिलसिले में थ्रेडबेयर बहस की गई। मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान को हिदायत दी गई कि वो एक जामे मंसूबा तैयार करें ताकि लोगों के मुतालबात पूरे हो सके। डीडीसी ने अफसरान पर जोर दिया कि वो मंसूबा बंदी और मॉनिटरिंग के साथ साथ काम पर अमल दरामद में भी बेरोजगार नौजवानों को शामिल रखे। और गांधरबल में 29वें दिन भी बाजारों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, इंटरनेट मुतासिर रहे। ताहम कुछ दिनों से सड़कों पर प्राइवेट व्हीकल्स की मूवमेंट देखने को मिल रही है। जिले में हालात खुशगवार हैं। वहीं एमसी गांधरबल के सफाई मुलाजिम भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अपने काम पर लगे हैं। जिले में सभी अस्पतालों में इलाजों मुआवजा का काम जारी है और यहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं है। सभी काम नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं। डीडीसी गांधरबल अशमत अली खान ने जानकारी दी कि जिले के सभी दफ्तरों में बहुसने खूबी काम जारी है। सभी जरूरी अशिया अच्छे मिकदार में दस्तयाब हैं। और जम्मू में भारतीय रक्षा मंच की तरफ से जम्मू रेलवे स्टेशन के एसडीपीओ को एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या एक सरदर्द बन चुके हैं। अब जम्मू में कोई मिलिटेंसी के वाकयात होते हैं तो रोहिंग्या का नाम आता है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो दोनों तरफ रोहिंग्या लोगों का ठिकाना है। इनके बच्चे जम्मू रेलवे स्टेशन और रेल के अंदर भीख मांगते नजर आते हैं। ऐसा ना हो कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बने कोई नाखुशगवार वाकया हो जाए, उनका नाम आ जाए, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन पर मिलिटेंट्स की जानिब से गुमनाम खत लिखकर कुछ महीने पहले भी धमकी दी जा चुकी है। और पूरे मुल्क में आज से शुरू हो रही गणेश चतुर्थी को लेकर जम्मू के लोगों में भी काफी जोश है। जम्मू में लोग गणेश भगवान की मूर्तियों की स्थापना मंदिरों और अपने घरों में कर रहे हैं। गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करके 11 दिन तक पूजा की जाएगी, सत्संग और भजन गाए जाएंगे। वहीं मुहर्रम का महीना शुरू होते ही मातमी मजालिस का एहतमाम शुरू हो चुका है। मुल्क और दुनिया भर की तरह रियासत के पुंछ जिले में हर साल की तरह इस साल भी शिया बिरादरी की जानिब से इमाम बारगाह में काला झंडा लहराकर करबला के शहीदों को याद किया गया।